Let's go everyone. Okay. सर अपने बात स्टार्ट करते हैं. आज का जो टॉपिक है इट हैज गुड वेटेज इन योर एग्जामिनेशन, तो इस पे ध्यान तो सुनेंगे. प्रोफाइल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग. इस टॉपिक में क्या है ना कि अगर वेटेज का आप लोग मेरे से पूछो तो वेटेज इज एनीवेयर अराउंड 7 to 10 मार्क्स. अगर ये सिलेबस में रहता तो इधर से 7 से 10 नंबर आ जाए, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है. इसका रीजन है कि एग्रीकल्चर वाइज या इन जनरल इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है जो कवर होता है, काम आता है. चलिए अभी बात शुरू करते हैं अपने लोग. प्रोफाइल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर सबसे पहला जो एरिया रहता है दैट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग. तो मैं ना क्या करने वाला हूं, इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, मतलब जो लगभग तय है, अभी जो 4 ठो लिख रहे हैं ना, वो 4 में से एक आना ही आना है. दोनों 2 आ जाए तो बढ़िया है, एक तो मिनिमम आएगा ही आएगा. तो सुनते चलना. एक है एग्रीकल्चर मार्केटिंग. एग्रीकल्चर मार्केटिंग, हाँ. इसके बाद आप लोगों का आता है क्रेडिट, एग्री क्रेडिट, एग्रीकल्चर क्रेडिट से रिलेटेड क्रेडिट हो गया. और 2 टॉपिक रहता है, एक रहता है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड. इसको छोड़ के जो भी है उसको मैं मिसलेनियस मानता हूं. इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम इंपॉर्टेंट है, बट ये चारों इन जनरल जो है ज्यादा एग्जाम में आता है, इज व्हाट आई एम सेइंग. एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन और एक होता है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है. तो ये जो 4 चीजें हैं ये ज्यादा रेलिवेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और ये मान के चल लो कि इसमें से क्वेश्चन आ रहा है. अगर सिलेबस में प्रोफाइल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर है तो बस बात खत्म हो गया. ये 4 एरियाज कवर कर लो, मतलब तय है कि 7 या 8 जो भी है वो इसी में से कवर हो जाएगा. एंड हम लोग इसी को डेप्थ में कवर करने वाले हैं. सर क्यों ना, अगर पढ़ाने वाला बात हो, अगर बात खाली इसी बात पर आ जाए कि सर आप समझा देता तो अच्छा होता, तो समझाने का ये चारों टॉपिक तो मेरे को 10 मिनट लगेगा, शायद उससे भी कम. चलो शुरू करते हैं, फिर उसके बाद डेप्थ में घुसेंगे, है ना. सबसे पहले एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होता है. एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होता है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर कुछ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है, खत्म, फुल स्टॉप. एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर स्टेप एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है, बात खत्म हो गया. एवरी स्टेप रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. सर समझ ही नहीं आया आप ये क्या बोल रहे हो, एवरी स्टेप. समझो बात को. फार्मर ने एग्रीकल्चर बनाया, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को बनाया. अरे वो क्रॉप्स के प्रोडक्शन होने के बाद उसका स्टोरेज के लिए जगह चाहिए. क्या हर फार्मर के पास स्टोरेज फैसिलिटी है? नहीं. स्टोरेज के लिए जगह चाहिए. उसको मार्केट में बेचना है, उसका वेयर हाउस, उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको मीडियम चाहिए, स्टोरेज के लिए जगह चाहिए. अच्छा, उसका प्रोडक्ट मार्केट में जाने से पहले पैकिंग, ग्रेडिंग होगा. पैकिंग का मतलब सबको समझ आता है, आई विल नॉट से. ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है ना, अब राइस का 2 क्वालिटी है, तो क्या अच्छा क्वालिटी और बुरा क्वालिटी मिला के बेच देंगे? क्या नहीं. तो उसको सेपरेट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग. तो ये जितना प्रोसेस होता है इन सबको एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोलते हैं. सो एक बार एग्रीकल्चर मार्केटिंग कब शुरू होता है? एक बार एग्रीकल्चरल आउटपुट डेवलप हो गया, मिल गया आपको, उसके बाद उससे रिलेटेड जो काम आप लोगों को करना है. सर जो काम का मतलब क्या हो गया? जो काम का मतलब हो गया आप लोगों का रिलेटेड टू इट्स पैकिंग, रिलेटेड टू इट्स ग्रेडिंग, रिलेटेड टू इट्स स्टैंडर्डाइजेशन, रिलेटेड टू इट्स ट्रांसपोर्टेशन, रिलेटेड टू इट्स स्टोरेज, रिलेटेड टू इट्स इंश्योरेंस. हर वो एक्टिविटी जो तुम सोच सकता है एक प्रोडक्ट के बन जाने के बाद, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के, वो हो गया एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. सर अब हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि आज के डेट पे हमारे कंट्री में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में डिफेक्ट्स है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर कि हमारी कंट्री में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से रिलेटेड क्या क्या डिफेक्ट्स है. व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया? तो डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग 4 है, ऐसे तो बहुत है, मैं 4 बताऊंगा. चारों का ट्रिक है लैक. ट्रिक वर्ड है लैक. लैक 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 लैक, खत्म. 4 बार लैक लिख के आना है. लैक का मतलब होता है किसी चीज का कमी होना. 4 चीज का कमी है हमारी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में. सबसे पहला बात, लैक ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग. लैक ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब है फार्मर्स लोग ऑर्गेनाइज्ड नहीं है. फार्मर्स लोग क्या होता है, कोई आ गया मिडिलमैन जो किसी एक फार्मर को बोलता है सुन तेरा क्रॉप बर्बाद हो जाएगा, मेरे को सस्ते में बेच दे. तो वो ये नहीं सोचता है कि बाकी फार्मर्स लोग का क्या होगा. वो बोलता है हाँ हाँ ले 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 ले, मेरे से ले ले.
इस चक्कर में, अपना फायदा देखने के चक्कर में, कुछ इसी तरीके का ब्रिटिश खेलते थे इंडिया के साथ, इंडियन किंग्स के साथ। हर इंडियन किंग बोलता था हाँ भाई ब्रिटिश, मेरा जो राजकाज है वो मत छोड़ना, मेरा आराम मत छीनना, तुम करो जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ है। इस प्रोसेस में ब्रिटिश पूरा इंडिया कैप्चर कर लिया। सेम चीज होता था, मिडिलमैन फार्मर्स के साथ करता था, एक एक करके फार्मर्स को डिवाइड एंड रूल करता था। फार्मर्स लोग कलेक्टिवली बार्गेन नहीं करता हमारी कंट्री में। अगर सारा फार्मर्स मिडिलमैन को बोल दे सुन, मान ले 200 रुपया के नीचे नहीं बेचेंगे फसल, तो बाजा खरीद ले, किससे खरीदेगा? पर फार्मर्स आर नॉट यूनाइटेड ग्रुप। तो मिडिलमैन क्या है कि एक फार्मर को धमका धुमकू के क्रॉप ले लेता है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। नंबर वन डिफेक्ट इज द लैक ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर्स, कि फार्मर के पास बार्गेनिंग पावर नहीं है। पहला प्रॉब्लम है फार्मर के पास बार्गेनिंग पावर नहीं है, प्रॉब्लम नंबर वन। प्रॉब्लम नंबर टू, लैक ऑफ ग्रेडिंग। आज एक प्रोडक्ट किस ग्रेड का और किस ग्रेड का है ये फार्मर को नहीं पता, तो फार्मर अच्छा और खराब जो भी उगाता है वो बेच देता है। अब नुकसान ऐसा होता है कि कुछ राइस जो कि मिडिलमैन शायद 150 रुपया केजी या 100 रुपया केजी में बेचता है, वो फार्मर को उसका कीमत 10 रुपया केजी ही बताता है। लैक ऑफ ग्रेडिंग, मैं बोला था लैक वर्ड है। तो पहला क्या बोले थे? लैक ऑफ बार्गेनिंग पावर, दूसरा है लैक ऑफ ग्रेडिंग, तीसरा है आपका लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। क्योंकि फार्मर के पास स्टोर करने के लिए जगह नहीं है सामान को, तो फार्मर एक एक्टिविटी में इंडल्ज करता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल मतलब परेशान होकर बेच देता है। मिडिलमैन आके ये धमकाता है कि सुन भाई, तुम अभी ये जो क्रॉप प्रोड्यूस किया है ना, आज तो हम खरीदने वाले हैं इसको, तेरे पास स्टोरेज के लिए जगह नहीं है, तुम बाहर रखता है क्रॉप खराब हो जाएगा, बाद में मेरे को आके मत बोलना हम नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट का सही दाम नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। मान लो स्टोरेज फैसिलिटी होता तो वो मिडिलमैन को भगा देता कि तुम भाग जाओ, हम स्टोर करके रखे हैं, जब सही दाम देने वाला आएगा तो हम स्टोर हाउस से सामान निकाल देंगे। पर वो स्टोरेज फैसिलिटी ही नहीं है। तो तीसरा और चौथा, स्टोरेज फैसिलिटी आ भी गया, फार्मर के पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई मीडियम नहीं है। अब फार्मर के पास सामान है मान लो जिसका कीमत है 10,000 20,000, वो मार्केट में बेचने के लिए वो सामान को 2-3 हजार रुपया लगा के ट्रांसपोर्टेशन यूज करके जाएगा क्या? लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। ये चार प्रॉब्लम्स मेन है। लैक ऑफ बार्गेनिंग पावर, लैक ऑफ ग्रेडिंग, लैक ऑफ क्या बोला था मैं, स्टोरेज फैसिलिटी, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। चार पॉइंट्स है डिफेक्ट्स। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट क्या कर रहा है? ये मैं लिखाने नहीं वाला, बस बता के निकलूंगा। गवर्नमेंट क्या कर रहा है? ये चारों चीज प्रोवाइड कर रहा है। गवर्नमेंट ग्रेडिंग फैसिलिटीज बैठा रहा है, गवर्नमेंट स्टोरेज फैसिलिटीज बैठा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बैठा रहा है, और गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर रहा है। तो गवर्नमेंट फार्मर्स को ये बोल रहा है कि कोई मिडिलमैन अगर तेरे को धमकाए इसके नीचे बेचने के लिए, मत बेचना, हम जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किए हैं उस पर हम तुमसे खरीद लेंगे, अगर तुमसे कोई नहीं खरीदा तो। खत्म, पहला टॉपिक एग्रीकल्चरल मार्केटिंग निपटा दिया, बात ही बात में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है एग्री क्रेडिट। एग्री क्रेडिट, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है। एग्री क्रेडिट का मतलब सबको समझ में आता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्रेडिट कहां से मिलता है फार्मर को। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। अब अगर क्रेडिट का बात करें तो इसके लिए जो टॉप मोस्ट बैंक है हमारी कंट्री में वो है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि विच इज द एपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल क्रेडिट। आंसर होता है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल क्रेडिट। एक और क्वेश्चन आता है कि जो क्रेडिट होता है ये फार्मर्स कहां से ले सकते हैं? दो तरीके का सोर्सेज होता है क्रेडिट लेने का, एक होता है फॉर्मल सोर्सेज और एक होता है इनफॉर्मल सोर्सेज। फॉर्मल सोर्सेज का मतलब है बैंकिंग सिस्टम, फॉर्मल सोर्सेज का मतलब है बैंकिंग सिस्टम, कि अगर फार्मर को लोन रेस करना है तो उसका जो नंबर वन बेस्ट सोर्स है फॉर्मल, वो है बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम का अपना फायदा और अपना नुकसान है। बैंकिंग सिस्टम का फायदा क्या है, बैंकिंग सिस्टम का फायदा क्या है और बैंकिंग सिस्टम का नुकसान क्या है? अगर हम लोग फायदे का बात करें, तो बैंकिंग सिस्टम का जो फायदा है वो है, यहां पर सुनना, बैंकिंग सिस्टम का जो फायदा है वो है नंबर वन कि फार्मर्स को पूरा का पूरा सिस्टमैटिक वे में क्रेडिट मिलेगा। कोई वैसा सिस्टम का ब्रेकडाउन नहीं होगा क्योंकि बैंक के थ्रू लोन मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। डीमेरिट क्या है?
कि फार्मर लोग को बैंक से अगर लोन लेना है, फार्मर लोग को कोई ना कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखना पड़ता है और फार्मर लोग को टाइमली रिपेमेंट करना ही पड़ेगा। फॉर्मल क्रेडिट, इसको इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज भी बोलते हैं। जो ये फॉर्मल सोर्सेज है इसको इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज भी बोलते हैं। आ जाओ अब दूसरी तरफ आ जाओ, इनफॉर्मल क्रेडिट या नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इनफॉर्मल क्रेडिट या नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, इनफॉर्मल क्रेडिट या नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। एक सेकेंड, एक मिनट, हाँ जस्ट अ सेकेंड। हाँ भाई चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या बात कर रहा था कि हाँ, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट दिस पर्टिकुलर, क्या बात किया था लास्ट में, इंस्टीट्यूशनल या नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो मैंने आप लोगों को इंस्टीट्यूशनल वाला जो सोर्सेज है वो पूरा निपटा दिया था। अब हम लोग चलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पर। अब हम लोग चलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पर। दोस्त जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होता है, दोस्त जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होता है, एवरीवन पे अटेंशन, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होता है ये कौन होता है? ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन है? ये मनी लेंडर है। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन है? मनी लेंडर है। अब ये जो भाई मनी लेंडर है, अब ये जो मनी लेंडर भाई है, हाँ, ये जो है ये फार्मर्स को क्या, एक बात बताओ, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट दे देगा? क्या मनी लेंडर फार्मर को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट दे देगा? जवाब है नहीं। अरे भैया मनी लेंडर छोड़ने वाला नहीं है। क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मनी लेंडर सस्ते में क्रेडिट दे देगा फार्मर को? नहीं। अरे कुछ कुछ केसेस सामने आए हैं जहां ये जो मनी लेंडर्स होते हैं ना, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस के अंदर मनी लेंडर, जो लोग ऐसे होते हैं जो लोग 50% 60% इंटरेस्ट लेते हैं। बाय द वे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस का मतलब समझ में आया ना? जब आप लोन लेते हो ऐसे रिलेटिव से, आजू बाजू के रिच नेबर से। अगर आप लोगों का मर्चेंट ऑफ वेनिस पड़ा हुआ है तो उसमें एंटोनियो शाइलॉक, एंटोनियो अच्छा मनी लेंडर था, शाइलॉक बदमाश आदमी था। यस और नो? तो ये सारे जो केसेस हैं, ये सारे जो केसेस हैं, ये मनी लेंडर का एग्जांपल हो गया। ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का बड़ा नुकसान है कि ये लोग कोई सिस्टमेटिक क्रेडिट नहीं देते हैं, और दूसरा बात, इन लोग एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। पर इनका एक फायदा जो फार्मर को दिखाई देता है वो है कि इन लोगों को कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखने का दरकार नहीं है, प्लस कोई सिस्टमैटिक, फार्मर लोग को डर लगता है यार इतना सारा डॉक्यूमेंटेशनल फॉर्मेलिटीज से, मनी लेंडर वो सब फॉर्मेलिटीज नहीं करवाता। बट कुल मिला के अगर बात पर आए तो आप एक फार्मर को क्या सजेशन दोगे? कौन सा क्रेडिट लेने का? बैंक। भले ही तुमको पक्का रिपेमेंट करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट जो है वो रिपेमेंट का जो तरीका होगा वो सिस्टमैटिक होगा, ना कि हैफर्ड। यस और नो? तो यहां पर हम लोगों का एग्री क्रेडिट। अच्छा, अब एग्री क्रेडिट का मल्टीपल टाइप्स होता है। टाइप्स ऑफ एग्री क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ यूज। मैं अभी पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, लिखाना तो बाद में आएगा, जिससे चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। एग्री क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ यूज। एक होता है प्रोडक्टिव क्रेडिट और एक होता है अनप्रोडक्टिव क्रेडिट। प्रोडक्टिव क्रेडिट का मतलब समझ में आया? अगर एक फार्मर, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट का पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ यूज। एक होता है प्रोडक्टिव और एक होता है अनप्रोडक्टिव। बात को समझना। अगर एक फार्मर, बात को सुनना, अगर एक फार्मर लोन ले रहा है, अगर एक फार्मर लोन ले रहा है, सवाल पूछो क्यों? अगर एक फार्मर इसलिए लोन ले रहा है, मान लो कोई लोन लेता है इसलिए कि भाई जो जमीन है उसमें इरिगेशन फैसिलिटी का एब्सेंस है, इरिगेशन फैसिलिटीज बेटर लगाएं, या फिर बेटर फर्टिलाइजर्स यूज करें जिससे प्रोडक्टिविटी और बढ़े। तो एक बात बताओ, यहां पर जब वो फार्मर उधार ले रहा है तो किस लिए उधार ले रहा है? प्रोडक्शन के लिए। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव क्रेडिट। बैंक खुश होता है यहां पे। पर दूसरा होता है अनप्रोडक्टिव क्रेडिट। अनप्रोडक्टिव क्रेडिट, फार्मर्स का इनकम नहीं हुआ, फार्मर को घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, उधार ले रहा है। फार्मर के घर पे कोई शादी है, उसको वो शादी करवाने के लिए पैसा चाहिए, अनप्रोडक्टिव क्रेडिट। प्रोडक्टिव क्रेडिट मतलब जो एग्रीकल्चर में यूज होगा, अनप्रोडक्टिव मतलब अदरवाइज। फिर तीन तरीके का लोन्स होता है। तीन तरीके का लोन्स होता है एग्रीकल्चर का। हम लोग क्रेडिट का पहला टाइप पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ यूज, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। एक होता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। सर शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या होता है? यार वो एग्रीकल्चरल उधार, वो एग्रीकल्चरल उधार जो समझ लो 1 साल के करीब करीब का है, पर अगर 1 से 5 साल है तो वो मीडियम टर्म है, और मीडियम टर्म से बियॉन्ड अगर जा रहा है तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म।
आ गया बात समझ में? ये हो गया एग्रीकल्चरल क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, बराबर बात है। और भी है पर इतना हो गया। तीसरा, ये दो दो पॉइंट्स खत्म, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग खत्म, एग्रीकल्चरल क्रेडिट खत्म। समझने का कॉन्सेप्ट का, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है फार्मर को यह समझाना, याद रखना एग्जाम में एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का डेफिनेशन आ रहा है। अगर सिलेबस में है ये चैप्टर तो एग्जाम में डेफिनेशन आ रहा है, बता रहे हैं, आ रहा है, डन है, लिख लो, मतलब याद रख लो कि आ रहा है ये क्वेश्चन। व्हाट इज एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन? एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन दो चीजें लिखवा देंगे हम, दो चीजें एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। पहला, फार्मर को यह बोलना कि यार तुम क्या एक ही क्रॉप के पीछे पड़ गया, पूरे साल तुम राइस ही उगा रहा है, पूरे साल तुम आटा वीट ही उगा रहा है। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन बोलता है शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉप टू मल्टीपल क्रॉप, शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉप टू मल्टीपल क्रॉप। इसका मतलब है कि तुम एक फसल पर ध्यान मत दे, मल्टीपल पर ध्यान दे। इससे लक्ष्य अगर एक धोखा दे भी दिया तो तेरा तो ध्यान बाकियों पे भी था। यस और नो? इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, कि मूविंग फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग टू मल्टीपल क्रॉपिंग। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो अगर मान लो राइस, अगर मान लो राइस, अगर मान लो राइस इस बार ठीक से नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास वीट भी था, मेरे पास फ्रूट्स और ये सब का भी ऑप्शंस था। यस और नो? सो बेसिकली मल्टी क्रॉपिंग पढ़े हो तुम लोग, मल्टी क्रॉपिंग मतलब मोर देन वन क्रॉप। मैं क्या बोला था? एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का कितना मतलब है? एक की दो? दो। अभी तक हम खाली एक ही बताया कि शिफ्टिंग फ्रॉम सिंगल क्रॉप टू मल्टी क्रॉप, एक ही बताया। दूसरा जानोगे? दूसरा है शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज टू अलाइड एक्टिविटीज, शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज टू अलाइड एक्टिविटीज, मतलब जो एग्रीकल्चर के आसपास की एक्टिविटीज है उसमें शिफ्ट कर जाओ। है मतलब आपके पास एग्रीकल्चरल फार्म है बहुत बड़ा, तो आप एक काम करो ना, जैसे आप लोग अगर कलकत्ता में भी देखोगे साइंस सिटी के आसपास ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा वाटर स्टोर कर रही है खायरलैंड में, है ना, और वहां पे वो लोग फिशेस को ग्रो कर रहा है। ग्रो कर रहा है का मतलब है फिशेस का ध्यान रख रहा है, और उस प्रोसेस में, फिशेस के ध्यान रखने के प्रोसेस में वो फिश वो लोग सेल करता है, वो फिश वो लोग सेल करता है। सेम तरीके से, सेम तरीके से आप लोग एनिमल हस्बेंड्री में और भी चीजों को इंक्लूड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक काऊ मेंटेन कर रहा है, एक 10-20 काऊ मेंटेन कर रहा है, और वो जो काऊ मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है वो लोग वो मिल्क को सेल कर रहा है। अलाइड एक्टिविटीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। बात समझ में आता है? एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन खत्म, इसमें मेन इसका डेफिनेशन ही आता है, बता दिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब बहुत सिंपल है, सबको पता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है, बहुत टाइम हो गया अपने लोग यार जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स लैंड पर यूज कर रहे हैं वो केमिकली प्रोड्यूस्ड है। उसके रीजन की वजह से जो हमारा क्रॉप या जो आउटपुट बनता है, जो हमारा अनाज ग्रो होता है, उसका क्वालिटी भी खराब ही रहता है क्योंकि वो केमिकली फिक्स्ड है। द आइडिया हियर इज टू शिफ्ट फ्रॉम केमिकल बेस्ड टू नेचुरल। आप लोग कोई भी साइट पर जाओ जहां पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स बिकता है, आप लोग को आजकल दो ऑप्शन दिखाएगा, एक नॉर्मल और एक ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का प्राइस ज्यादा रहता है। ऑर्गेनिक का देखो सुनो, ऑर्गेनिक का बेनिफिट्स भी रहता है, डिसएडवांटेजेस भी रहता है। ऑर्गेनिक का बेनिफिट नंबर 1, मोर न्यूट्रिशियस। क्यों मोर न्यूट्रिशियस? क्योंकि नेचुरल है, तो नंबर 2 नेचुरल। नंबर 3, ज्यादा लोगों को इंप्लॉयमेंट देता है। पता है क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा लोग मांगता है, आई मीन ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज्यादा लोग मांगता है, आउटपुट कम होता है। तो ये हो गया बेनिफिट्स। अब नेगेटिव्स में आ जाओ, यही नेगेटिव था, ज्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट देना ही तो नेगेटिव है कि बहुत लोगों का दरकार पड़ता है, तो इट्स हाईली लेबर इंटेंसिव। दूसरा इसका डीमेरिट हो गया कि आउटपुट इज वेरी लो। केमिकल्स जब यूज करते हैं, याद करो ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s, उसमें आउटपुट बहुत जोर से भागता है, इसमें आउटपुट हौले हौले बढ़ता है। इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी है लैंड का वो लो रह जाता है। खत्म हो गया, पूरा चारों पॉइंट बता दिया। तो अगर कोई बोले कि सर चैप्टर वाइज बताइए कि चैप्टर के अंदर क्या क्या कवर्ड है, तो ले बता दिया। अब खाली हम लोगों को लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड स्टेट द डिफेक्ट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। क्वेश्चन 1, व्हाट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग?
what is agricultural marketing? State the defects. State the defects related to agricultural marketing. What is agricultural marketing? State the defects related to agricultural marketing. बात समझना, क्या बताए थे शुरू में, बोले थे, एक बार फिर से बोलते हैं। एक बार एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोड्यूस हो गया है, उसके बाद उसको स्टोर करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना मार्केट तक, हाँ उसका स्टैंडर्डाइजेशन या ग्रेडिंग करना कि ये गुड ग्रेड क्रॉप्स है, ये बैड ग्रेड क्रॉप्स है, या हाई क्वालिटी क्रॉप है, ये लो क्वालिटी क्रॉप है, इनको अलग करना, ये सारी एक्टिविटीज को एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोलते हैं। लिखना एवरीवन, लिखना एवरीवन। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स agricultural marketing involves agricultural marketing involves agricultural marketing involves several activities. Agricultural marketing involves several activities such as collection and storage, such as collection and storage. Agricultural marketing involves several activities such as collection and storage of agricultural goods, their transportation to marketplace, their grading and standardization. बाय द वे ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन आप लोगों का क्लास 12 कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज के अंदर भी एक टॉपिक आने वाला है। देयर ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, मार्केटिंग नाम के चैप्टर में, ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सेलिंग देम एट अ लुक्रेटिव प्राइस, एंड सेलिंग देम एट अ लुक्रेटिव प्राइस, एंड सेलिंग देम एट अ लुक्रेटिव प्राइस, एंड सेलिंग देम एट अ लुक्रेटिव प्राइस। लुक्रेटिव मतलब एक ऐसा प्राइस जो सबके लिए फायदेमंद हो। सर ठीक है, एक बार पढ़ देना। Agricultural marketing involves several activities such as collection and storage of agricultural goods, their transportation to marketplace, their grading and standardization, and selling them at a lucrative price, and selling them at a lucrative price, and selling them at a lucrative price, and selling them at a lucrative price। तो एक बार और बात करेंगे। Agricultural marketing involves several activities such as collecting and storage of agricultural goods, such as collecting and storage of agricultural goods, their transportation। बहुत नेचुरल है, प्रोडक्ट बन गया तो तुम क्या करेगा, पहले कलेक्ट एंड स्टोर करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन करेगा, एंड सेल देम एट अ ल्यूक्रेटिव प्राइस। बहुत ही नेचुरल है, मतलब अगर हम खुद बोले, मतलब बिना बार बार रीड किए, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेफर्स टू द एक्टिविटीज सच एज collection and storage, transportation to the market, grading and standardization, and then selling them at a lucrative price। क्या टफ है इसमें, क्या टफ है, समझ में आता है। लेकिन दो क्वेश्चन था, स्टेट द डिफेक्ट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, स्टेट द डिफेक्ट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो सम डिफेक्ट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल मार्केटिंग आर लिखेंगे, और मैंने आपको ट्रिक बताया था, सम डिफेक्ट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल मार्केटिंग आर, सही, सम डिफेक्ट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल मार्केटिंग आर। अच्छा अब यहां पर सुनना, इसका ट्रिक है, ये ट्रिक है इसीलिए बता दे रहे हैं, एग्जाम में ट्रिक मत लिख देना। ट्रिक है, लैक को 4 बार लिखना है। लैक का मतलब होता है किसी चीज का कमी होना, लैक को कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है अपने को। समझ में आ गया। डिफेक्ट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। नंबर 1, लैक ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब फार्मर्स आर नॉट यूनाइटेड। तो फार्मर्स को मिडिलमैन धमका के बोल देता, अच्छा तुम ये प्राइस पे दे दे वरना उससे कम प्राइस पे हम इससे ले लेगा। अगर फार्मर्स यूनाइटेड हो जाए तो क्या मिडिलमैन कम प्राइस पे खरीद पाएगा किसी से भी, नहीं। तो नंबर 1 इज लैक ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, लैक ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। सबसे पहला पॉइंट है यार आप लोग का, लैक ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग।
lack of collective bargaining, lack of collective bargaining, lack of collective bargaining. लिखो इंडियन फार्मर्स, इसमें हम इसी के बारे में बात करेंगे. इंडियन फार्मर्स lack, Indian farmers lack collective bargaining. Farmers are not united. Farmers are not united when selling produce. क्या बोले? Farmers are not united when selling produce. Farmers are not united when selling produce. Farmers are not united when selling produce. एक और बार, farmers are not united when selling produce. Thus their bargaining power is low. Power is low with the traders. Traders मतलब यही middlemen. Their bargaining power is low with the traders. So they get low price for their produce. 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 अगर आप बात को सुन रहे हो तो बहुत नेचुरल आएगा आपको कि हाँ ठीक है, ठीक ही बात हो रहा है. तो लैक ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, लैक ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग. तो इसमें क्या लिखा है कि इंडियन फार्मर्स आर नॉट यूनाइटेड, दस दे लैक कलेक्टिव बार्गेनिंग, है ना. सिंस दे लैक कलेक्टिव बार्गेनिंग, दे आर नॉट एबल टू kind of decide the right price with the traders and therefore they end up getting low prices for their output. मैंने एग्जैक्ट नहीं बोला पर 100% सही बात बोला. अरे कौन कौन समझा यार, कम ऑन. गोल इकोनॉमिक्स में है, जो क्लास अटेंड कर रहा है उसका फायदा केवल ये है, समझ तो उसको ऐसे भी आता, लर्न हो जा रहा है, दैट इज द फायदा. बाद में खाली रिवाइज करने जितना मेहनत बचे वैसे सुनो, ठीक है. तो फिर से, इंडियन फार्मर्स लैक कलेक्टिव बार्गेनिंग, बहुत इजी है. इंडियन फार्मर्स लैक कलेक्टिव बार्गेनिंग. फार्मर्स आर नॉट यूनाइटेड, thus their bargaining power is low with the trader, so they get low price for their produce. So they get low price for their produce. ठीक है ना. क्योंकि अब जितना कुछ बचा है हमारा इको के अंदर ना, उसमें क्या है कि ये सब तुक्का है, एक एक क्लास, डेढ़ क्लास वाला टॉपिक बचा है. तो इस वजह से हम बोल रहे हैं कि इसको अब सुनते चलना. जो लंबा क्लास खींचने वाला टॉपिक था सब खत्म हो गया, समझे. लैक ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलो. इंडियन फार्मर्स लैक कलेक्टिव बार्गेनिंग. फार्मर्स united when selling produce, thus their bargaining power, so they get low prices for their produce. ये हो गया पहला पॉइंट. अच्छा, लैक 4 बार था, तो दूसरा लैक आपका है लैक ऑफ ग्रेडिंग. लैक ऑफ ग्रेडिंग, लैक ऑफ ग्रेडिंग. ग्रेडिंग का मतलब है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स और बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सेपरेट करना. एक्चुअली नॉट नेसेसरली गुड और बैड क्वालिटी, हायर और लोअर क्वालिटी, ये ज्यादा सही है. इसमें क्या होता है ना प्रॉब्लम, अब एक फार्मर को इतना टाइम ही नहीं मिलता ग्रेड करने का. अगर मिलता तो वो अच्छे क्वालिटी के लिए ज्यादा दाम मांगता. मिडिलमैन इसीलिए तुरंत टपक जाते हैं, बोलते हैं नहीं तुरंत बेचो. यही है यहां पर. एन एवरेज, यहां पर लिखना, फार्मर्स इन इंडिया डू नॉट, फार्मर्स इन इंडिया डू नॉट अप्रिशिएट the importance of grading the produce. The importance of grading the produce. Farmers in India do not understand the importance of grading the produce. The product is not classified. The product is not classified. The product is not classified into different qualities. The product is not classified into different qualities. This gives scope to merchants to exploit the farmers. This gives scope to merchants to exploit the farmers. To exploit the farmers. This gives scope to merchants to exploit the farmers.
तो ये हो गया लैक ऑफ ग्रेडिंग। बोलो फार्मर्स इन इंडिया डू नॉट अप्रिशिएट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेडिंग। बोलो फार्मर्स इन इंडिया डू नॉट अप्रिशिएट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेडिंग। फिर से फार्मर्स इन इंडिया डू नॉट अप्रिशिएट grading the produce. Farmers in India do not appreciate the importance of grading the produce. The product is not classified into different the product is not classified into different qualities. This gives scope to merchants to exploit the farmers. This gives scope to merchants This gives scope to merchants to exploit the farmers. This gives scope to merchants to exploit the farmers. एक बार और बोलेंगे, farmers in India do not appreciate the importance of grading the produce. The product is not classified into different qualities. This give सिंपल है। तो सेकेंड पॉइंट भी लैक ऑफ ग्रेडिंग। पहला था लैक ऑफ बार्गेनिंग पावर। लैक ऑफ ग्रेडिंग मतलब डिवाइडिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, डिवाइडिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू, हटाओ इसको। थर्ड पॉइंट। अब दो चीज का और लैक है, स्टोरेज फैसिलिटी का और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज का। तो लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। इकोनॉमिक्स में कोई भी कॉन्सेप्ट का फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस कुछ भी आ जाए, उस कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन लिख देना। सर नहीं पूछा था तो नहीं लिखे, लिखना, नहीं तो गया नंबर। लिखो लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। तो हम इसमें किस बारे में बात करेगा? वेयर हाउस नहीं है तो यही लिख रहे हैं, देयर इज लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी, there is lack of proper storage facility in rural areas. There is lack of proper storage facility in rural areas. This often forces the farmers to sell his produce. This often forces the farmers to sell his produce at a time when market is oversupplied and market price is low. तुम समझो, अगर फार्मर को ये पता होता या फार्मर के पास स्टोरेज फैसिलिटी होता और अभी मार्केट में ऑलरेडी बहुत प्रोडक्ट है, तो फार्मर को कम दाम मिलेगा अपने प्रोडक्ट का क्योंकि बहुत बेचने वाले हैं। पर मान लो मार्केट में कमी आ गया प्रोडक्ट का और अब फार्मर अपने स्टोर हाउस से वो प्रोडक्ट निकालता है, तो उसको उसी प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा मिलेगा, पर वो फार्मर के पास तो स्टोरेज फैसिलिटी ही नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द प्रॉब्लम। क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर समझ में आता है। तो बोलना क्या, देयर इज लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी इन रूरल एरियाज. दिस ऑफन फोर्सेस द फार्मर्स टू सेल हिज प्रोड्यूस एट अ टाइम when market is oversupplied and market price is low. When market is oversupplied and market price is low, this often forces the producer to sell his produce at a time when market is oversupplied and market price is low. And market price is low. एक बार फिर से बोलेंगे, there is lack of proper storage in rural areas. This often forces the farmer to sell his produce when market is oversupplied and market price is low. ठीक है, तो एक बार फिर से, there is lack of proper storage facility in rural areas. This often forces the farmers at a time when market is oversupplied and market price is low. थर्ड पॉइंट निपट गया। फोर्थ पॉइंट लिखना लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज के बाद लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ पॉइंट लिखना लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, वॉट एवर यू कॉल इट। lack of transport facilities. लिखो farmers, particularly small farmers do not have adequate
do not have adequate, farmers particularly small farmers do not have adequate transport facilities, do not have adequate transport facilities to carry their produce to the market. Farmers particularly small farmers do not have adequate transport facility to carry their produce to the market. इसकी वजह से वो लोग को आसपास के मार्केट में बेचना पड़ता है जहां उनको सेम प्रोडक्ट का सही दाम नहीं मिलता. This often forces them to sell in nearby markets. This often forces them to sell in nearby markets. अच्छा एक बात बताना, स्कूल का छुट्टी हो गया है क्या तुम लोग का? कब से? Where they might, this often forces them to sell in nearby markets where they might not get right price for their products. Where they might not get right price for their products. Where they might not get right price for their products. ठीक है सर, लिख लिया. तो एक बार बोलेंगे सारे लोग, बोलना farmers particularly small farmers. बोलो farmers particularly small farmers do not have adequate transport facilities to carry their product to the market. This often forces them to sell in nearby markets where they might not get right price for their products. Where they might not get, एक और बार, farmers particularly small farmers do not have adequate transport facilities to carry their produce to the market. This often forces them to, where they might not get right price for their products. Where they might not get right price for their products. Where they might not get right price for their प्रोडक्ट्स. बराबर बात है ना? हाँ सर ठीक है. तो एक बार फिर से बोलना, फार्मर्स particularly small farmers do not have adequate to carry their produce to the market. This often forces them to sell in nearby markets where they might not get right price for their products. Where they might not get right price for their products. ठीक है ना? लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज. अच्छा ये नोट कर लेना, इस संडे 11:30 पे क्लास होगा इको का वापस से. हाँ, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज संडे. आज है फ्राइडे. हैप्पी, चलो ठीक है. लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, रिकॉर्डिंग देख लेना. लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. ये हो गया क्या? अरे भैया 4 पॉइंट्स था. कितना था? 4 पॉइंट्स था. पहला लैक ऑफ बार्गेनिंग, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैक ऑफ स्टोरेज और लैक ऑफ ग्रेडिंग. निपट गया ये पॉइंट. अच्छा एक चीज और है कि व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग, इसके ऊपर मैं अभी बात नहीं कर रहा, इसके ऊपर अपने बाद में बात करेंगे. अभी इधर आ जाओ. रिपीटेड है. हाँ, ये एक ठोस चीज सुनना, एक कॉन्सेप्ट जो गवर्नमेंट स्टार्ट किया इसके ऊपर बात बनता है, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग. क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव. सिंपल भाषा में गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ना एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज बैठा रहा है. अब आप बोलोगे ये तो सर के ऊपर से गया, ये क्या बोल दिया. गवर्नमेंट सारा फार्मर्स को बोल रहा है भैया मेरे यहाँ आके बेच दे, कोई तेरे से नहीं खरीद रहा, मेरे को बेच दे, हम लोग आगे देख लेंगे. कोऑपरेटिव मार्केटिंग. गवर्नमेंट फार्मर्स लोग को मोटिवेट कर रहा है कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए. ये है कोऑपरेटिव मार्केटिंग. हेडिंग डालो कोऑपरेटिव मार्केटिंग. डिफाइन कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड इट्स एडवांटेजेस. एक दो पॉइंट से लिखा देंगे ना. डिफाइन कोऑपरेटिव मार्केटिंग विथ एडवांटेजेस. क्योंकि ये गवर्नमेंट बैठाया तो ठीक है, इसके ऊपर बात बनता है. विथ एडवांटेजेस लिखो यहां पर, लिखिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग societies
cooperative marketing societies have been started in the country. Cooperative marketing societies have been started in the country in addition to other purposes. In addition to other purposes, for marketing the सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ फार्मर्स. सरप्लस प्रोड्यूस का मतलब समझ गया, जो एक्स्ट्रा बच गया फार्मर का वो बेचने में हेल्प करता है. फॉर मार्केटिंग द सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ फार्मर्स. फॉर मार्केटिंग द सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ फार्मर्स. दिस, ये लोग क्या करता है, ये लोग फार्मर लोग से कलेक्ट करता है. लिखो, दिस सोसाइटीज कलेक्ट सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ फार्मर्स. मतलब पहले फार्मर्स को बोलता है जा, जो करना है कर, जिसको बेचना है बेच. अच्छा एक्स्ट्रा बच गया, कोई बात नहीं, आ जा. दिस सोसाइटीज कलेक्ट सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ फार्मर्स एंड ग्रेड एंड प्रोसेस देम. मतलब यही लोग कर देता है. एंड ग्रेड एंड प्रोसेस देम, स्टोर एंड सेल इट व्हेन एडवांटेजियस. मतलब जो फार्मर्स को आइडियली करना चाहिए था वो ये लोग करता है. ऐसा और एक कोई किया था बॉडी, याद है क्या, पढ़ा हुआ है, अमूल, व्हाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, 1960s. क्या होता था कि एक तरफ सुनने में आ रहा है आधा इंडिया भूखा है, और एक तरफ जो है ड्रेन्स में देखा जाता था मिल्क बह रहा है. तो ये कैसे पॉसिबल है? इसका रीजन था कि जो मिल्कमैन होते थे लोकल, वो जितना मिल्क बेच पाते थे बेच देते थे, बाकी वो लोग फेंक देते थे. तब इस आइडिया के पीछे बना अमूल. इसके जो की को फाउंडर क्या, मेन फाउंडर ही थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन. वर्गीस कुरियन को यह आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग खरीदे ये मिल्कमैन से एक्स्ट्रा प्रोड्यूस और हम लोग इसको ब्रांड करके बेचे. उससे अमूल ब्रांड बना. तो यहां पर देखना, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज हैव बीन स्टार्टेड इन द कंट्री. बोलो, इन एडिशन टू अदर पर्पसेस फॉर मार्केटिंग द सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ फार्मर्स. सरप्लस प्रोड्यूस का मतलब वो नहीं है जो फार्मर ने प्रोड्यूस किया. सरप्लस प्रोड्यूस का मतलब है जो इधर उधर बेचने के बाद बच गया. These societies collect surplus produce and grade and process them, store it and sell it when advantageous. अब तुम एक बात बताओ, इसका एडवांटेज क्या होगा? फार्मर का बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि फार्मर को पता है कोई नहीं खरीदा तो भी हम मिडिल मैन को तो फायदा उठाने. दूसरा, फार्मर को एक्स्ट्रा इनकम मिल रहा है. जो क्रॉप वो पहले फेंक देता, अब वही क्रॉप से उसको इनकम मिल रहा है. तो लिखो एडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, यानी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग. एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग. फार्मिंग क्यों बोल रहा है, मार्केटिंग ना. दैट एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग. इट इंक्रीजेस bargaining power. It increases bargaining power of farmers. क्यों? क्योंकि फार्मर्स बार्गेन कर ही नहीं रहा है. अब बात कौन करता है? सोसाइटी. सोसाइटी उस मिडिलमैन को बोलता है इधर आके बात कर. फार्मर के पास क्यों जा रहा है? क्योंकि फार्मर का सारा प्रोडक्ट कहां है? मेरे पास है. लिखो, दीज सोसाइटीज bargain collectively with the traders and are able to get higher prices for the produce. अच्छा, काफी बार क्या होता है ना, फार्मर्स लोग
डिस्ट्रेस सेल इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको घर में पैसे का दरकार है। तो ये सोसाइटी क्या होशियारी करता है पता है, फार्मर को बोलता है एक काम कर, तेरे को पैसा चाहिए ना, उधार ले ले मेरे से, प्रोडक्ट रख के रख, कभी मत बेच। तो डिस्ट्रेस सेल रोक देता है उधार देके। लिखो, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज marketing societies, the cooperative marketing societies advances loans to farmers to prevent distress sale। डिस्ट्रेस मतलब टेंशन में आके बेच दिया। डिस्ट्रेस सेल, ऐसे एल ई, हाँ पढ़ने में साले लग रहा है। सेल लिखो, हाँ सेल, ऐसे एल ई है नहीं, इसीलिए हम ठीक किया, वरना पीछे भी मिस्टेक हुआ था, वो क्या ओवरराइट हो जाता है। थर्ड पॉइंट, दिस सोसाइटीज जनरली हैव देयर ओन, दिस सोसाइटीज generally have their own storage and warehousing facilities। Storage and warehousing facilities, those societies generally have their own storage and warehousing facilities। Number 4, they eliminate middlemen, क्योंकि ये लोग खुद ही मार्केट में ले जाके बेच देता है, तो therefore farmer get large margin of profits। लिखो, these societies eliminate middlemen, eliminate middlemen and remove their large profit margin। Profit margin and remove their large profit margin। अगेन डेफिनेशन पहले लिखना, उसके बाद ये सब कहना गाना। और ये बहुत आसान है, फार्मर जिस चीज से परेशान है वो कोऑपरेटिव मार्केटिंग कर देता है। सिंपल, फार्मर डिस्ट्रेस सेल से परेशान था, ये लोग लोन दे देता है। फार्मर के पास स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, ये लोग प्रोवाइड करवा देता है। फार्मर के पास बार्गेनिंग पावर नहीं था, ये लोग मिडिलमैन से बार्गेन करता है। फार्मर्स का मैक्सिमम प्रॉफिट कौन खा जाता? मिडिलमैन, ये लोग मिडिलमैन को ही उड़ा देता है। तो बहुत ही लो लेवल का डिस्कशन चल रहा है, मतलब बहुत इजीली याद हो जाना चाहिए यार ये सब चीज। कोई अगर बोलेगा नहीं सर हाईफाई हो रहा है, तो फिर गया काम से वो। हेडिंग डालना रूरल क्रेडिट, रूरल क्रेडिट, रूरल क्रेडिट, रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट में दो बातें हैं, टाइप्स एंड सोर्सेस। क्रेडिट का मतलब उधार, रूरल का मतलब रूरल एरिया, विलेज एरिया। फॉर व्हाट पर्पसेस? जनरली हम लोग यहां पर कन्फाइंड रखेंगे किसको? एग्रीकल्चरल को। किसको? एग्रीकल्चरल को। यस सर, सर आगे बढ़िए सर। सर यहां तक तो क्लियर है। तो टाइप और सोर्सेज हो गया रूरल क्रेडिट के अंदर। लिखो अभी, नंबर 1, टाइप ऑफ रूरल क्रेडिट, on the basis of use slash purpose slash मकसद। अरे बात समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब है वो यूज क्यों हो रहा है। अरे इसका मतलब है वो लोग यूज क्यों हो रहा है। अरे इसका मतलब है वो लोग यूज क्यों हो रहा है। इसमें क्या बताए थे, याद है क्या? याद है क्या? यस, दो पर्पसेस था क्या? प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव क्रेडिट क्या होता है? जब फार्मर उधार किस लिए ले रहा हो? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने को। चाहे वो फर्टिलाइजर खरीदेगा, लैंड बेटर करेगा, इरिगेशन बेटर करेगा। तो प्रोडक्टिव क्रेडिट मतलब क्रेडिट टेकन फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। अनप्रोडक्टिव क्रेडिट मतलब क्रेडिट टेकन फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पसेस। क्लियर है कि नहीं? लिखो टाइप्स ऑफ, यहां पे ए है प्रोडक्टिव क्रेडिट, लिखो प्रोडक्टिव। बी अनप्रोडक्टिव क्रेडिट, अनप्रोडक्टिव।
अनप्रोडक्टिव। लिखिए प्रोडक्टिव क्रेडिट, फाइनेंस नीडेड बाय द फार्मर्स, फाइनेंस मतलब वही उधार, फाइनेंस नीडेड बाय फार्मर्स, लिखो फाइनेंस नीडेड बाय फार्मर्स, फाइनेंस नीडेड बाय फार्मर्स to carry on productive activities, to carry on productive activities, to carry on productive activities, finance needed by the farmers to carry on productive activities is known as productive credit. Example, credit taken to purchase, credit taken to purchase seeds, fertilizers, pesticides, equipments, etc. एग्जाम्पल देना नहीं भूलना है, जहां पॉसिबल है एग्जाम्पल दो वरना नंबर जाएगा। तो एक बार प्रोडक्टिव क्रेडिट का डेफिनेशन एनालाइज करेंगे, बोलो क्या है? फाइनेंस नीडेड बाय फार्मर्स टू कैरी ऑन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, फाइनेंस नीडेड बाय फार्मर्स टू कैरी ऑन व्हाट? प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इज नोन एज प्रोडक्टिव क्रेडिट। एग्जाम्पल, क्रेडिट टेकन टू परचेज सीड्स, फर्टिलाइजर, इक्विपमेंट्स एटसेट्रा। हो गया प्रोडक्टिव क्रेडिट। नेक्स्ट डालो हेडिंग अनप्रोडक्टिव क्रेडिट। unproductive credit, unproductive credit, finance required for activities not related to production। लिखो finance required by farmers for other than productive purposes, for other than productive purposes, for other than productive purposes is called unproductive credit। is called unproductive credit। Example, finance needed for marriage, funeral, etc. Example, finance needed for marriage, funeral, etc. प्रोडक्टिव क्रेडिट हो गया और अनप्रोडक्टिव क्रेडिट हो गया। फाइनेंस रिक्वायर्ड बाय फार्मर्स फॉर अदर देन प्रोडक्टिव पर्पसेस इज कॉल्ड अनप्रोडक्टिव क्रेडिट। एग्जांपल, फाइनेंस नीडेड फॉर, एग्जांपल फाइनेंस नीडेड फॉर मैरिज, फ्यूनरल एटसेट्रा। याद रहेगा क्या? यस सर याद रहेगा। तो अनप्रोडक्टिव क्रेडिट हो गया। अनप्रोडक्टिव क्रेडिट के अंदर आपका जो प्रोडक्टिव क्रेडिट में क्या क्या एग्जांपल आया? फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इक्विपमेंट, बेसिकली जो भी प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए। अनप्रोडक्टिव पर्पसेस मतलब वो पर्पसेस जो अदर देन प्रोडक्टिव पर्पसेस है ना, मौत या जनाजा दोनों में से जो भी हो उसमें एक्चुअली एक ही बात हो गया है, दोनों ही क्या लिखा है? मैरिज और फ्यूनरल। तो जो भी है, क्लियर है कि नहीं? लेकिन उसमें एक जन का फायदा तो होता है ना, हम बोला ना उसमें एक जन का तो फायदा होता है। लिखो सेकंड, सेकंड पॉइंट लिखो, शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट ये है ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ, ऑन बेसिस ऑफ टाइम पीरियड,
on the basis of time period. जनरली 15 महीना होता है, 12 महीना नहीं, 15 महीना होता है, तो होता है शॉर्ट टर्म। क्या होता है? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म अगर 15 महीना तक चले क्रेडिट, तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म। क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म। पर 15 महीना पार हो गया और 5 साल तक चल गया, तो हम लोग उसको बोलते हैं मीडियम टर्म। क्या बोलते हैं? मीडियम टर्म। और अगर 5 साल क्रॉस होता है, हम लक्ष्य खुश हो रहा था, लक्ष्य बोल रहा है सर हम मीडियम टर्म में आ गया है। खैर जो भी है लक्ष्य, जो भी है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट तो है। लॉन्ग टर्म क्रेडिट यानी कि 5 साल एक्सीड हो गया, 5 साल एक्सीड हो गया। लिखो यार, लिखो शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेफर्स टू क्रेडिट short term credit refers to credit taken for a period up to 15 months। 15 months। अच्छा, ये 15 मंथ्स के लिए क्रेडिट क्यों ले रहा है? कोई रॉ मटेरियल और इनपुट्स खरीदने के लिए, कोई मशीन खरीदने के लिए 15 महीने का क्रेडिट नहीं लेता है ना। दिस जनरली इन्वॉल्व्स क्रेडिट टू बाई रॉ मटेरियल्स such as fertilizers, seeds, etc। ये है। तो शॉर्ट टर्म क्या होता है? टाइम लिख दो और काम लिख दो, हो गया खत्म। शॉर्ट टर्म हो गया 15 महीना, और किस चीज के लिए है? रॉ मटेरियल्स के लिए हो गया। और क्या है भैया? फर्टिलाइजर्स है, सीड्स है, कहानी खत्म। शॉर्ट टर्म क्रेडिट। अब हम लोग लक्ष्य पढ़ेंगे मीडियम टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट। ये यार जनरली होता है ना, जब तुमको जमीन पे कोई इंप्रूवमेंट कराना है ना, तुमको वेल्स और कुछ ये सब रिपेयर या लगवाना है, तो ये सब में जनरली अपना 5 साल तक का पीरियड चलता है। तो मीडियम टर्म क्रेडिट लिखो आप लोग। इट कवर्स अ पीरियड, इट कवर्स अ पीरियड एक्सटेंडिंग फ्रॉम, it covers a period extending from 15 months to 5 years। 15 months to 5 years। Such funds are needed for making improvement on land, repair of wells, etc। मीडियम टर्म हो गया। पीयूष अब अपने पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। चलो आओ लॉन्ग टर्म क्रेडिट देखते हैं। ये 5 साल से ज्यादा होता है, लेकिन 15 या 20 साल तक ही होता है। दिस फंड्स आर नीडेड, सुहानी पूछ रही है
कि सर कोई फॉरएवर वाला क्रेडिट नहीं होता है क्या? सुहानी, हम लोग क्रेडिट का बात कर रहे हैं. दिस फंड्स आर नीडेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन. हाँ, मतलब फॉरएवर के लिए भी होता है, अगर तुम पैसा लेके भाग सकता है तो. है हमारे कंट्री में ऐसा अच्छा अच्छा एग्जांपल्स. विजय माल्या. दिस फंड्स आर needed for a period of more than 5 years and may extend to a period of 15 to 20 years. Period of 15 to 20 years. हाँ, ये तो ऐसा है कि इसमें तुमको लैंड पे इंप्रूवमेंट नहीं कराना है, पूरा नया लैंड ही खरीदना है. समझ में आया? एग्जाम्पल, एक्सपेंस ऑन बाइंग न्यू लैंड, परचेज ऑफ एक्सपेंसिव मशीन एटसेट्रा. परचेज ऑफ एक्सपेंसिव मशीन एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सब अभी मत कराओ, धत टाइम पास होगा. हाँ, एक बात लिख लेना, फिर एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन लिखाने का मन कर रहा है मेरा. एपेक्स बैंक, अगर कभी भी आ गया एपेक्स बैंक तो याद रखना नाबार्ड है. एपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल क्रेडिट. ए एंड आर क्रेडिट मतलब एग्रीकल्चरल एंड रूरल क्रेडिट. लिखना नाबार्ड. नाबार्ड. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल क्रेडिट. और रूरल क्रेडिट ये सब. हाँ, रूरल डेवलपमेंट. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है ना, डी है तो डेवलपमेंट होगा. डेवलपमेंट लिखना. हाँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये बता दिए है ना. पहले ये वाला क्वेश्चन लिखना ना यार, बड़ा इंपॉर्टेंट है. डिफाइन एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन. ये तो तुम समझ लो, तुम अपना क्वेश्चन लिख रहे हो एग्जाम में. डिफाइन एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन. डिफाइन एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन. अच्छा, एक चीज होता है कि दो चीज इसमें सही है. डिफाइन एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन लिखो. दो, इसमें दो पैराग्राफ्स है और दोनों ही याद रखना पड़ेगा. लिखो पहला बात तो, पहला पार्ट में मैं क्या लिखा रहा हूं कि जो तुम रिसोर्सेस को एग्जिस्टिंग तरीके से यूज कर रहे हो उसको रीएलोकेट करो, मतलब उसको बेटर तरीके से यूज करो. तुम्हारा भी सारा टाइम अटेंशन एक ही जगह जा रहा है, उसको बेटर तरीके से डाइवर्ट करो. यही यहां पर लिखा है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में. फार्मर, फार्मर जो है सारा जो पैसा लगा रहा है एक ही क्रॉप पे लगा रहा है, सारा पैसा एक ही फसल पे लगा दिया. अब तुम सोचो, अब तुम सोचो, सारा जो टाइम है वो एक ही फसल पे लगा दिया फार्मर. अब अगर वो क्रॉप फेल हो गया तो यही है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन कि भैया एक फसल की जगह मल्टीपल जगह पे इन्वेस्ट करो. बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, समझ रहे हैं. एग्रीकल्चर, हाँ, और क्या. एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू रीएलोकेशन ऑफ refers to reallocation of
productive resources, reallocation of productive resources such as land, labor, capital, farm equipments, etc. in the agricultural sector to new activities. मतलब सारा ध्यान एक जगह मत लगाओ, समझ गया? लिखो अभी, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू रीअलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. बोलो, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू रीअलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. एक बार और बोलो, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू such as land, labor, capital, farm equipment, etc. in the agricultural sector to new activities. In the agricultural sector to new activities. समझ में आ गया ना? क्योंकि ये फार्मर लोग का सुसाइड का नंबर 1 रीजन था. पूरा सारा दिमाग, सारा पैसा एक ही जगह लगा दिया. अब वो फसल उगा नहीं, फसल पूरा लॉस करवा दिया, तो फार्मर लोग को सुसाइड कमिट करना पड़ता था. तुम लोग समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ? एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू, ये लोग हंस के हंसा देता है. हम तो सिर्फ पढ़ाई का बात कर रहा था. एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू रीअलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव. जहां सही सीखने मिले वहां सीख लो. एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू reallocation of productive resources such as land, labor, capital, farm equipments, etc. in the agricultural sector to new activities. In the agricultural sector to new activities. ये एक पैराग्राफ हुआ. अब आएगा सेकेंड पैराग्राफ. Thus agriculture diversification has कितना एस्पेक्ट्स? 2 एस्पेक्ट्स. लिखो. अच्छा, पहले इतना लर्न हुआ क्या? एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू reallocation of productive resources such as in the agricultural sector to, thus agricultural diversification has 2 aspects. Number 1, diversification of crop production. मतलब एक ही क्रॉप पर ध्यान मत दो, मल्टीपल क्रॉप लगाओ. एक फेल भी हो गया तो बाकी है ना. तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. नंबर 2, है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, और दूसरा शिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर टू other allied activities, other allied activities such as livestock, पोल्ट्री, हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर मतलब बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करने लगो, है ना, एटसेट्रा. सर समझ आ गया? मतलब पहला है कि एग्रीकल्चर के अंदर ही मल्टीपल क्रॉप पे ध्यान दो, और दूसरा बात सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही क्यों ध्यान देना है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी एक्टिविटीज है, उधर पे भी ध्यान दो. बात समझ में आता है ना? जिससे इनकम बनते रहे फार्मर का, बराबर. तो ये है. एक बार ये वाला डेफिनेशन रट लेना, जैसा है वैसा रट लेना, आएगा ही आएगा एग्जाम में. बोलो, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू रीअलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, फार्म etc. in the agricultural sector to new activities. Thus agricultural diversification has 2 aspects. Number 1, diversification of crop production. Number 2, shifting of agricultural labor to
एटसेट्रा, करेक्ट है ना? हाँ सर। एक और क्वेश्चन आ गया, ओहो, ग्रीन रेवोल्यूशन भी है इधर पे, तो लिखना पड़ेगा, हेडिंग डालो ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन। हेडिंग डालो ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन। तो भैया ग्रीन रेवोल्यूशन का किस्सा किसको किसको याद है, कौन सुनाएगा? स्वानी बोलो, क्यों नहीं याद है, बोलो। हाँ, ये बोल रही है HIV सीड्स। पूरा साल बोला था HIV मत बोलना, इधर पे ध्यान से सुनना क्या होता है। और वो खुद बोली है तुम लोग के सामने, फिर बोलना कि आप मजाक उड़ाते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था बेसिकली, 1960s तक में इंडिया में फमाइंस आते जा रहा था। फमाइंस का मतलब है बेसिकली पूरा का पूरा जो है फूड का प्रोडक्शन खत्म हो चुका था बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो लॉट्स ऑफ पीपल वर डाइंग। उस समय मैक्सिको में आया था ग्रीन रेवोल्यूशन। उसमें बेसिकली क्या था कि केमिकली प्रोड्यूस्ड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स होते थे। केमिकली प्रोड्यूस्ड का फायदा होता था कि वो लोग बहुत फास्ट ग्रो करते थे, तो उनका आउटपुट बहुत ज्यादा होता था, तो उनका आउटपुट बहुत, मतलब वो लोग का ग्रोइंग टाइम बहुत शॉर्ट था। फटाफट दे यूज्ड टू ग्रो, निकाला, फिर से नया फसल लगाया, तो आउटपुट ऐसे इंक्रीज होते चला गया, राइट? ये था ग्रीन रेवोल्यूशन। इससे फायदा क्या हुआ, इंडिया जो कि यूएस से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करता था, वो आज वर्ल्ड का एक्सपोर्टर बन चुका है, वर्ल्ड के लिए फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्टर बन चुका है। ये इंपैक्ट हुआ इसका ग्रीन रेवोल्यूशन का। पर इसका डिमेरिट है कि इट इज केमिकल, इट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सीड्स और फर्टिलाइजर्स जो HYV सीड्स होते हैं, हाई इल्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं, HYV हाई इल्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं, इन लोगों का प्रोडक्टिविटी फास्टर होता है, पर दे आर कॉस्टलियर। क्या बात समझ में आता है? यही पूरा गाना गाना है। एक और बात बताएं आपको, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया ऐसा नहीं था इंप्लीमेंट कर दिया एक बार में। बाय द वे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड, पर इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाले थे MS स्वामीनाथन। इसीलिए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हम लोग MS स्वामीनाथन को बोलते हैं। पूरा कुंडली बता दिया ग्रीन रेवोल्यूशन का। और जानना है लो और सुन लो, जब तक बोलेगा तब तक बोल सकता है। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में एक बार में इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ था। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में एक बार में इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ था। सर क्या बोलना चाह रहे हैं, फेजेस में हुआ था। फेजेस में का मतलब है कि पहले जो सीड्स और फर्टिलाइजर्स आया, वो पहले सिलेक्टेड स्टेट्स हरियाणा पंजाब ये सब जगह ट्राई किया गया। सक्सेस होने के बाद पूरे इंडिया में वो सीड सर्कुलेट किया। समझ में आया, नहीं समझ आया? चलो अभी लिखना शुरू करते हैं, लिखो 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 लिखो। टिल 1960 early, there were frequent famines, there were frequent famines, there were frequent famines due to which India had to import food grains from US. Soon came into India a special variety of seeds, a special variety of seeds called HYV, high yielding variety seeds, high yielding variety seeds. Soon came into India a special variety of seeds called HYV seeds.
that marked the onset of green revolution. That marked the onset of green revolution. MS Swaminathan is known as father of green revolution in India. MS Swaminathan is known as father of green revolution in India. The productivity greatly increased due to use of such seeds and fertilizers that were chemically produced. कली प्रोड्यूस्ड। तो इसमें हमने सारा बात बता दिया टीचर को। अब बस इंपैक्ट बताना है इसका। अब बस बताना है इसका इंपैक्ट। याद रखना ये लोग पानी बहुत मांगता है, ये लोग पानी बहुत मांगता है। नॉर्मल क्रॉप के हिसाब से अगर आप कंपेयर करो, HYV सीड्स बहुत पानी मांगता है। लिखो इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन या इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। The main effects of green revolution are substantial increase in food grain production. Substantial increase in food grain production. सबसे पहला पॉइंट है substantial increase in food grain production. Number 2, India has become exporter of food grain to the world. Food grain to the world. The yield / productivity of land has increased substantially. The yield / productivity of land has increased substantially. However, green revolution involves use of seeds, fertilizers which are chemically produced has destroyed the quality of land. Due to repeated use of such chemicals. Of such chemicals. हाँ भाई लेट्स गो। ये डन है क्या? ड्यू टू द यूज ऑफ सच केमिकल्स।
तो मेन इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन निपट गया आप लोग का। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें दो चीज है, डेफिनेशन और बेनिफिट्स। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बार इस, हालांकि जो भी इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, जैसा हमने लिस्ट लिखवाया था सब आपको बता दिया है, बट स्टिल माय सजेशन वुड बी एक बार बुक को भी रीड कर लेना, अगर स्कूल में कुछ और एक्स्ट्रा बोला है तो, पर मेरे हिसाब से दिस इज गुड टू गो। ऑर्गेनिक फार्मिंग हेडिंग डाल देंगे सब। हाँ जी, आगे बढ़ते। हेडिंग डालना ऑर्गेनिक फार्मिंग। अरे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या हुआ? नेचुरल सीड्स, नेचुरल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड यूज करना, केमिकल फ्री करना, सिंपल भाषा में। ठीक है, तो लिखना। अच्छा एक और बात, ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनका लाइफ ज्यादा नहीं होता, दे हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन। समझ में आ गया? लिखो अभी आप लोग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग is the method of farming, is the method of farming that relies on techniques such as crop rotation, that relies on techniques such as crop rotation, green manure, मतलब वही नेचुरल फर्टिलाइजर्स का बात आने लग गया, ग्रीन मैन्योर, MANURE, कंपोस्ट एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। बेसिकली केमिकल मत यूज करो, टू मेंटेन सॉइल प्रोडक्टिविटी, टू मेंटेन सॉइल प्रोडक्टिविटी, टू मेंटेन सॉइल प्रोडक्टिविटी। सारे लोग एक बार बोलेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, बोलो। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द मेथड ऑफ फार्मिंग, बोलो। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द मेथड ऑफ फार्मिंग दैट रिलाइज ऑन टेक्निक्स सच एज क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल टू मेंटेन सॉइल प्रोडक्टिविटी। एक और बार, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द मेथड ऑफ फार्मिंग दैट रिलाइज ऑन टेक्निक्स सच एज क्रॉप रोटेशन, compost and biological pest control to maintain soil productivity। एक और बार, organic farming is the method of relies on techniques such as green manure, compost and biological pest control to maintain soil, to maintain, ये हो गया। अभी हेडिंग डालो बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग लिखो। नंबर 1, इसका फायदा होता है एनवायरनमेंट बचता है, क्योंकि सॉइल क्वालिटी खराब नहीं होता। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, लिखो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली। एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली। इट वुड इंश्योर protection of environment, improved soil fertility,
better water quality, etc. etc. Protection of environment. हाँ भाई बोलना. Organic farming is, बोलना everyone. Organic farming is environment friendly. It would ensure protection of environment, improve soil fertility, better water quality, etc. एक और बार. Organic farming is environment friendly. It would ensure protection of environment, improve soil fertility, better water quality, etc. एक और बार. Organic farming is environment friendly. It would ensure protection of environment, improve soil fertility, better water quality, etc. Point number 1. Point 2. Provision of healthy and nutritional food. 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 लिखो. ऑर्गेनिक फार्मिंग वुड प्रोड्यूस, ऑर्गेनिक फार्मिंग वुड प्रमोट, ऑर्गेनिक फार्मिंग वुड प्रमोट, उसी के अंदर, उसी हेड के अंदर, ऑर्गेनिक फार्मिंग वुड प्रमोट organic farming would promote welfare of people, by providing, organic farming would promote welfare of people by providing healthy, tasty and hygienic food, with better nutritional content, सर ये सब बात तो अपने कर चुके हैं. पहला वाला पॉइंट क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. दूसरा था प्रोविजन ऑफ हेल्दी एंड न्यूट्रिशनल फूड. प्रोविजन ऑफ हेल्दी एंड न्यूट्रिशनल फूड. ठीक है. प्रोविजन ऑफ हेल्दी एंड न्यूट्रिशनल फूड. पहला था प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, दूसरा था प्रोविजन ऑफ हेल्दी एंड न्यूट्रिशनल फूड. तीसरा लिखना. हम आपको क्या बोले थे? इसमें लेबर ज्यादा चाहिए, यस और नो? तो इन, हाँ लेबर इंटेंसिव है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यस. इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लिखना. इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, employment opportunities, increased employment opportunity. लिखिए. A number of studies have revealed, that organic farming requires more labor input than conventional system. More labor input than conventional system. So a number of people get job opportunities या work, and so a number of people get work. एक और चीज, आप लोगों को जब HYV सीड्स के केस में फार्मिंग करना पड़ता था तो द सीड्स एंड फर्टिलाइजर यूज्ड टू बी एक्सपेंसिव. यहां पे तो ग्रीन मैन्युअर है, सब सस्ता है, तो इनएक्सपेंसिव इनपुट्स. इसमें जो इनपुट्स है देज आर इनएक्सपेंसिव, मतलब चीप. समझ में आ गया? तो लिखो फोर्थ पॉइंट, और फिर हम लोग इसका पूरा डिस्कशन कर लेंगे एंड इट विल बी डन.
inexpensive inputs, inexpensive inputs. लिखो ऑर्गेनिक फार्मिंग requires locally produced inputs. Organic farming requires locally produced inputs that are cheaper than HYV seeds, chemical fertilizers. अब सर एक बार इसका लर्निंग हुआ कि नहीं अपने ये इंश्योर कर लेते हैं ना. केमिकल फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स है. हाँ ठीक है, चलो ठीक है. तो 4 पॉइंट्स क्या था अपने लोग का. नंबर 1 था प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. नंबर 1, क्योंकि ये लोग सॉइल को क्वालिटी को खराब नहीं करता, वही तो यहां पर लिखा हुआ है कि ये लोग सॉइल को. अच्छा, वाटर क्वालिटी ये कैसे बेटर इंश्योर करता है पता है? गलत. इससे वाटर का क्वालिटी कैसे? ही इज टेलिंग, शौर्य टेलिंग कि सर कम पानी खाता है, दैट इज ओके, पर इससे वाटर का क्वालिटी कैसे इंप्रूव हुआ? हाँ देखो, नॉर्मली फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को जब जमीन से वॉश अवे करते हैं तो वो लोग नियर बाई वाटर बॉडीज में जाता है, यस और नो? केमिकल होने की वजह से वो लोग उस वाटर को खराब करता है, पर इसमें कुछ ऐसा यूज कर रहे हैं क्या? नहीं. तो जब सरफेस रन ऑफ बन के नियर बाई वाटर बॉडी में जाएगा भी तो उसका क्वालिटी खराब नहीं होगा. एक और रीजन बताएं. ग्रेजुअली पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स सॉइल के अंदर परकोलेट करने लग जाता है, समझ में आ रहा है? अब्सॉर्ब होने लग जाता है, क्योंकि वो लोग केमिकल का है, क्योंकि वो लोग. बट ऑर्गेनिक में ऐसा कुछ भी नहीं है. तो सबसे पहला है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, सबसे पहला है. दूसरा है प्रोविजन ऑफ हेल्दी एंड न्यूट्रिशनल फूड, हेल्दी एंड. तीसरा इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. एंड चौथा इनएक्सपेंस. इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्यों? क्योंकि इट रिक्वायर्स मोर ऑफ लेबर, इट रिक्वायर्स. इसको आप मशीन से ऑटोमेट नहीं कर सकते. और फाइनली इनएक्सपेंसिव इनपुट्स कंपेयर टू चीप एक्सपेंसिव fertilizers, pesticides, HYV seeds. That's it. Goodbye. नहीं है.